हम मौजूद हैं नीमच के रेस्ट हाउस में, जहाँ पर मौजूद हैं मध्य प्रदेश की संस्कृति पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी, और साथ ही साथ वो नीमच जिले की प्रभारी मंत्री भी हैं। दीदी, बहुत स्वागत है आपका डीएनएन पर। बहुत धन्यवाद तो आपका। ये जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए या लेने के लिए एक बार फिर प्रदेश भर में यात्रा है। जी, निश्चित रूप से जो अद्भुत, अतुलनीय, श्रेष्ठतम कार्य भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यकाल में किए, उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ आज नीमच से हमारे परम श्रद्धेय नेता राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी आज हम सबका मार्गदर्शन करने नीमच पधारे हैं। 2018 में कुछ आशीर्वाद में कमी रह गई थी दीदी, तो इस बार किस तरह से भरपाई करेगी भाजपा? इस बार 100% भरपाई होगी और भारतीय जनता पार्टी ने जो अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किए, पूरा प्रदेश और देश देखने वाला है कि 15 महीने कांग्रेस के नेतृत्व में निरर्थक गए, 2 वर्ष कोरोना ने सताया, बावजूद उसके एक छोटे से कार्यकाल में अद्भुत कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया। अब सड़क, बिजली और पानी, ये 3 मूलभूत आवश्यकताओं की यदि हम बात करें तो 2003 में सड़कें नदारद थी। आज 2023 में हम 5 लाख किलोमीटर सड़कें बना चुके हैं। हम विद्युत की बात करें तो 2800 मेगावाट 2003 में था, आज 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। और फीडर सेपरेशन, हर खेत के लिए बिजली अलग, गांव के लिए बिजली अलग, इतने कीर्तिमान यदि कोई स्थापित कर सकता है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और सिंचाई का जो रकबा 2003 में 7.5 लाख हेक्टेयर था, आज 45 लाख हेक्टेयर के लगभग पहुंचने को है। तो इन अद्भुत कीर्तिमानों को मध्य प्रदेश का मतदाता, मध्य प्रदेश का नागरिक कभी भी विस्मृत नहीं कर सकता। लेकिन दीदी, बिल्कुल विकास कार्य हुए हैं, लेकिन फिर बात जातिगत क्षेत्रीय समीकरणों की, अदर्स पार्टी की, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं चुनाव में। नहीं लगता इससे फिर नुकसान होता है? आपकी पार्टी के कई नेता जो है दूसरे दल में जा रहे हैं, ये सब का क्या हो? देखिए, ये सब राजनीति के साधारण स्वभाव है और मेरी तो सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, ये सफर चंद मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है ये मेरा वतन, इसको तालों और झीलों में मत बांटिए। और भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव, सामाजिक समरसता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजनीति करती है। हमारी लोक कल्याणकारी योजनाओं ने अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किए और मुझे लगता है कि राजनीति समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम इस कार्यकाल में बनी है। इस बार की जन आशीर्वाद यात्रा की क्या खास बात है? क्योंकि एक तो 5 स्थानों से निकल रही है, सब तमाम बड़े चेहरों को रथ में शामिल किया गया, तो समन्वय, सामंजस्य बैठाने का प्रयास है। यही खास बात है कि इस बार जन आशीर्वाद यात्रा 5 स्थानों से निकल रही है। संपूर्ण पार्टी परिवार, चाहे वो केंद्र का हो चाहे प्रदेश का हो, सबके सब अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी क्षमता, पूरे उत्साह के साथ जन जन को प्रेरित करने, जनता के दर्शन करने के लिए निकले हैं। जी, लेकिन टिकट को लेकर के खींचतान भाजपा में भी साफ नजर आ रही है। अगर हम आपके प्रभार वाला जिला है नीमच, यहीं की बात करें तो जो जिला अध्यक्ष हैं वो खुद टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जबकि उन पर जिम्मेदारी है पूरे जिले को संभालने की। बहुत सारे दावेदार अन्य आ गए हैं, तो और क्या लगता है कि कुछ जो नए चेहरे हैं उनको कैसे, कब, कहाँ मौका मिला? क्योंकि बात इस बार उठ रही है कि बहुत सारे नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, तो आपको लगता है कि नीमच में किसी नए चेहरे की जरूरत है? देखिए, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सुव्यवस्थित पद्धति से सारे निर्णय करती है और विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो गया भारतीय जनता पार्टी। जब परिवार बढ़ता है तो आकांक्षाएं, अपेक्षाएं भी बढ़ती है और वो एक कार्यकर्ता जो साधारण सदस्य है हमारी पार्टी का, उसका भी हक बनता है कि वो टिकट मांगे। मांगने में कोई हर्ज नहीं, पर हम सबके संस्कार इतने दृढ़ है कि मांगेंगे सब, पर जिसको मिलेगा, पार्टी जिसके लिए तय कर देगी, हर व्यक्ति पूरी क्षमता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कमल के चिन्ह को जताने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करेगा। दीपक जोशी, भंवर सिंह शेखावत, गिरिजा शंकर शर्मा, कांग्रेस के कि अभी और भी विधायक, पूर्व विधायक और कोलारस के विधायक जो हैं वो भी छोड़ गए, तो ये क्यों हो रहा है फिर? देखिए, सब कुछ चलता रहता है, पर निजी स्वार्थों के कारण
हमें एकदम इतना व्यथित और व्याकुल नहीं होना चाहिए कि हम अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को ही छोड़ दें। यदि परिवार में कहीं कुछ तकलीफ है तो अपने बड़ों से हम बात करें, अपना मार्ग ठीक करें। जो लोग गलती कर रहे हैं उनको सुधारने के लिए बड़ों से आग्रह करें। ऐसी संसार में कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं है? पर व्यथित होकर अपने वैचारिक अधिष्ठान को छोड़ना ये ठीक प्रतीत नहीं होता। इंदौर में भी यही चीज देखने को मिल रही थी। वहां भी जब पर्यवेक्षक पहुंचे बहुत विरोध हुआ कि यहाँ से ये नहीं होना चाहिए, वहां से वो नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो सब राजनीति के मनोरंजन है और ये होते ही रहते हैं। इससे पार्टी ना कभी विचलित होती है ना व्यतीत होती है। पर हमको ये भरोसा है कि जो फैसला होगा वो हमारी मर्जी के अनुकूल हो या प्रतिकूल, पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल को जानता है, उसी को जिताता है और उसी के मान सम्मान में अपना सर्वस्व समर्पित करता है। आपके साथ तो अधिकतर प्रतिकूल परिस्थितियों में ही आपको चुनाव लड़ना पड़ा है। मैंने पिछले 2 चुनाव देखे। इस बार क्या अनुकूल या प्रतिकूल, या उषा दीदी कहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं? कभी पार्टी में कोई व्यक्ति ये तय नहीं करता कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी संगठन जो तय करता है उसका पालन हम लोग सब करते हैं और कोई भी ये भ्रम ना पाले कि उषा ठाकुर 3 स्थान पर गई और चुनाव जीत गई। लेकिन ये रिकॉर्ड है अपने आप में कि जहां से उषा दीदी चुनाव लड़ती हैं, चाहे कहीं भेजा जाए उनको, वो चुनाव जरूर जीत गया। देखिए, प्रतिनिधि कोई भी हो पर चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ता है और सज्जन शक्ति यदि उस पर भरोसा करे, उसको आशीर्वाद दे तो उसको नेतृत्व करने का मौका अवश्य मिलता है। 150 पार का इस बार लक्ष्य है, संभव होगा? निश्चित रूप से 150 पार करेंगे। अगर हम ओवरऑल पूरे प्रदेश के मुद्दों की बात करें, यूएसपी क्या रहने वाली इस बार? पीएम मोदी, सीएम शिवराज, आप लोगों का कामकाज, या क्या खास बात इस बार चुनाव? सब कुछ खास है। राष्ट्र नायक का इतना दृढ़ और प्रखर नेतृत्व, भैया शिवराज जी की जनसेवा, वो हमारे जननायक है और हम सबकी लगातार मेहनत, जन कल्याण के लिए किए गए कार्य, अधोसर रचना के किए गए कार्य, ये सब जनता को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित करेंगे। विकास के अलावा क्या हिंदुत्व का मुद्दा भी चुनाव में, हालांकि अभी तक तो सुना ही नहीं आ रहा क्योंकि कांग्रेस खुद हार्ड हिंदुत्व की तरफ जा रही है। और वो जो मुद्दे चल रहे हैं, हनुमान जी भक्त और ये सब चीजें, इस बीच में आप कैसे देखती है? विकास पर ही भाजपा टिकी रहेगी, अडिग रहेगी, या फिर हिंदुत्व की तरफ ये चुनाव मोल्ड हो सकता है? भाजपा तो सबका साथ सबका विकास, हिंदुत्व तो हमारी रगों में समाहित है और हमारी कार्यशैली उसको समय समय पर प्रदर्शित भी करती है। हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व तो हमारी जीवन शैली है। कांग्रेस भी से अपना रही, हार्ड हिंदुत्व की तरफ जा रही कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा के बाद सब कुछ साफ हो जाता है कि हिंदुत्व, जिसको भी जीवन सुख शांति संतुष्टि से जीना है, वो सनातन की पद्धति को, हिंदुत्व को अपनाए और पूरे विश्व ने अब इस बात को स्वीकार किया है। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के लिए तो स्वतंत्र वीर सावरकर ने कहा था कि जिस दिन इन वामपंथियों को और कांग्रेसियों को लग जाएगा कि हिंदुत्व के साथ जुड़े बिना अब हम अपना अस्तित्व खो बैठेंगे, उस दिन तो ये लोग कोट के ऊपर से जनेऊ पहन लेंगे। और ऐसा कुछ हो भी रहा है, आपने देखा होगा कि लोग कोट के ऊपर जनेऊ पहने हैं, जानते भी नहीं कि उनके 3 धागे किन गुणों के प्रतीक हैं। जनेऊ दाहिने कान पे चढ़ता है या बाएं कान पर चढ़ता है, जिनको सामान्य जानकारियां भी नहीं, जो सनातन की वैज्ञानिक पद्धतियों को पहचानते ही नहीं, वो भी अब तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, गोत्र भी बताते हैं। उनको सनातन का महत्व समझ में आए तभी सही, पर वास्तविक अर्थों में समझे। और सनातन कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, सनातन तो हमारी रीढ़ है, हमारे प्राण है, हमारा अस्तित्व है और उसी की ताकत है जिसके बल पर हम 21वीं शताब्दी के जगत गुरु भारत पुनः बनेंगे। एक आखिरी सवाल जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, संसद का नया सत्र, विशेष सत्र कहना चाहिए, नई संसद में, और वन नेशन वन इलेक्शन, आपकी क्या राय है, क्या विचार है? इससे अच्छा और क्या हो सकता है? वन नेशन वन इलेक्शन, और ये कोई नवाचार नहीं है, ये 1967 तक ये था, पर ये अलग अलग चुनाव के कारण जितना वक्त जाया होता है, जितना पैसा बर्बाद होता है, मुझे लगता है इससे अच्छा देश हित
में और कोई निर्णय नहीं हो लेकिन सकता। मजेदार बात है कि कुछ कांग्रेसी विधायक तो इसका सपोर्ट करे, कुछ भाजपा विधायक करे कि जनता भ्रमित हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि वाकई ये संभव है या केवल एक बात भर छेड़ दी गई है? बंधु, जब 67 तक संभव था और 2019 में भी कई प्रदेश में और देश का चुनाव एक साथ हुआ, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतर होगा लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए भी, लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी और अपव्यय को कम करने की दृष्टि से भी। चलिए, एक संदेश डीएनएन के दर्शकों के लिए आपकी ओर से क्या रहेगा? मैं डीएनएन के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि राष्ट्र भक्ति के लिए सदैव समर्पित रहने वाला हमारी भारतीय जनता पार्टी, हम अपनी पंच निष्ठाओं से कभी समझौता नहीं करते साथियों। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुजारी हैं, हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, सर्वधर्म समभाव, सामाजिक समरसता, मूल्यों पर आधारित राजनीति, हम इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समझें। देश और आपकी आने वाली पीढ़ी का भाग्य और भविष्य किसके नेतृत्व में सुरक्षित है, आप भली भांति जानते हैं। यदि आप राष्ट्र की और आने वाली पीढ़ियों का भाग्य भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं और उन्हें सफलता के चरमोत्कर्ष तक पहुंचाना चाहते हैं, 21वीं शताब्दी का जगत गुरु भारत निर्मित करना चाहते हैं, तो राष्ट्र नायक नरेंद्र भाई मोदी, जन नायक भैया शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। लोकतंत्र के महायज्ञ में 100% मतदान करके अपनी देशभक्ति का परिचय दीजिए और हर बूथ से 51% से अधिक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले। ये प्रार्थना मेरी मध्य प्रदेश के सब भाई बहनों से है। धन्यवाद दीदी। तो उषा ठाकुर जी, और उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए भाजपा अपने कार्यों का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच जा रही है, जनता का आशीर्वाद लेने जा रही है। और उन्होंने कहा कि ये राजनीति में जो उठापटक है, दल बदल है, ये सब चीजें चलती रहती हैं, इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विकास कार्यों पर सरकार का पूरा फोकस है, सरकार के मंत्रियों का पूरा फोकस है, जो शिव के गण हैं उनका पूरा फोकस है और इन्हीं उपलब्धियों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। और उन्हें उम्मीद है कि इस बार जो 150 पार का नारा भाजपा की ओर से दिया गया है, शाह साहब की ओर से जो लक्ष्य रखा गया है, उसको वो जरूर पूरा